हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिवीजन चेकलिस्ट शुरू कर रहे हैं। मैं विकास कुमार तिवारी वैलिएंट से आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास 10th के लिए स्पेशली ये जो सीरीज है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th के साइंस और मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है कि मैं आपको समझाऊंगा। विद कॉन्सेप्ट एक एक चीज जो आपके पीवाईक्यू में आ सकती है, जो आपके लिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस पर हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया हुआ है वो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है क्लास 10th के। आइए इस चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में बेटा बहुत डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और फिर हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका टाइम ना लेते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ेंगी, when two or more than two things are combined together, they will always form a new thing which has totally different property। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होंगी तो वो कोई नई चीज बनाएगी और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पुराने से पूरी तरीके से अलग होगी। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो when two or more than two things are combined together, they will form a new substance or a new thing with entirely different property। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे देखते हैं कि जब कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो ये हमेशा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। आप लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। केमिकल कॉम्बिनेशन में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। तीसरी बात हम लोग करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग यहाँ कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कि मैग्नीशियम ऑलवेज मतलब कि मैग्नीशियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन इन द लैबोरेटरीज। ये हमेशा रिबन के फॉर्म में पाई जाती है और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपके रिएक्टेंट हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो व्हाइट पाउडर है ये आपका प्रोडक्ट है। आई होप सो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं और कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रोडक्ट है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अमोनिया फॉर्म करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं और अमोनिया आपका प्रोडक्ट है। आई होप सो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशंस या केमिकल रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जहां पे बहुत ज्यादा हम इस प्रोसेस को देख पाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक एक्टिविटी है। आगे देखो रेस्पिरेशन, ये हम लोग परफॉर्म करते हैं, प्लांट्स में परफॉर्म करेंगे। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ एलपीजी, कंबस्शन ऑफ कार्बन, कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी चीज का जलना। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन के टुकड़े का जंग लग जाना। हम सब लोग जानते हैं कि आयरन के आर्टिकल्स को मॉइस्चर में रखेंगे तो वो एयर और मॉइस्चर के कॉम्बिनेशन के बाद वो एक नया आयरन ऑक्साइड बना देगा जो कि ऑक्सीडाइज्ड होगा, उसी को हम लोग जंग कहते हैं, ठीक है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी एग्जांपल है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये भी आपके डेली लाइफ में आप इस कॉम्बिनेशन को देखते होंगे। डिकेइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से ही होते हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही या फिर किसी तरीके के रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल,
ये भी आपके रिएक्शन का ही मतलब कि केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। और दूध का खट्टा होना या मतलब दही का बनना, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने देखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है और वो केमिकल रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में अलग अलग कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। पहले रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनाता है। ठीक है, एग्जाम में इसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपसे पूछा जाएगा कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि बेस है और इसका पीएच मोर देन 7 होगा। इसका पीएच कितना होगा, मोर देन 7। ठीक है, अच्छा ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करेगी वो अमोनिया फॉर्म करेगी और इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस रिएक्शन में आयरन एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तीसरे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। आगे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो वाटर फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और डेली लाइफ में हम लोग उनको कैसे देखते हैं। क्या हमारे मतलब कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं केमिकल रिएक्शन को लेके वो हमारे डेली लाइफ में क्या होते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे, ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हें हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि इन चीजों में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। याद रखिएगा जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आइए उसमें बात करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरी है चेंज इन कलर, चौथी है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवी है चेंज इन स्टेट और छठवीं है चेंज इन ऑर्डर। ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके बाद कोई ना कोई गैस रिलीज होती है वो होते हैं आपके इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए वो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी एक का कलर चेंज हो जाए किसी कंपाउंड का वो होता है चेंज इन कलर। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर में राइज हो रहा है या फिर टेम्परेचर आपका मतलब गिर रहा है तो उस कंडीशन में भी आपकी कंडीशन मतलब उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर स्टेट में चेंज हो जाए तब भी केमिकल रिएक्शन होगा और ऑर्डर में चेंज हो जाए तब भी केमिकल रिएक्शन होगा। बारी बारी से हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहला नंबर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको एक आइडिया देती है कि कौन सी मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जब उनको हम ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एसिड, तो वहां से एक गैस रिलीज होती है जो गैस है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर देन एयर है। इसका यूज अगर हम देखें तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज होता है, अमोनिया के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, एसिड बनाने के मतलब पर्पस में इसका यूज होता है और हाइड्रोजन जो है रॉकेट फ्यूल्स के तौर पे भी यूज होती है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होगी वो पॉप साउंड के साथ रिलीज होगी। ठीक है, आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। जब जिंक के ग्रेनुल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो वहां हमें जिंक सल्फेट का एक सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो जाएगी और इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होगी। इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। दूसरे एग्जांपल में
हम सोडियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिल रही है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी रिलीज हो रही है। तीसरे रिएक्शन में मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और वहां पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है और फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो रही है। याद रखिएगा, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रिक एसिड सारे मतलब कि मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लाइब्रेट नहीं करेगी, सिर्फ 1% चांस रहता है जिस कंडीशन में वो मैग्नीशियम और मैग्नीज से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये और सारे मेटल के साथ रिएक्शन करके वाटर रिलीज करती है। इस केस को जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हम मेटल के टुकड़े को एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड से, लेकिन इस एग्जांपल में हमने मेटल के कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट किया है। तो ये रिएक्शन आपका है कि मेटल का कार्बोनेट जब किसी डाइल्यूट एसिड से ट्रीट होगा या रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा एक सॉल्ट और वहां से जो गैस रिलीज होगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वो क्या वहां वाटर भी रिलीज होगा। ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर मतलब कि टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे करें। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट किया जाए। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करेंगे, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिएगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब इसको लाइम वाटर से पास करेंगे द होल सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की एंड अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम मतलब कि ये लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम वाटर, और इसका एक नाम और है स्लेग लाइम। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा और वहां एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अब खुद मैंने आपके दिमाग में एक डाउट बना दिया कि सर आपने इसको लिमिट में क्यों पास कराया है, अगर हम इसको एक्सेस में पास करा दें तब यहां कौन सी सिचुएशन होगी। याद रखिएगा, जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट की बजाय एक्सेस में पास किया जाएगा तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, और ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन, ये आपका डाउट हो सकता है, यहां पे आपके दिमाग में एक डाउट बन सकता है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये रहा एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस का। हर एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में भी अपने दिमाग में रखना होगा। इससे आप प्रॉपर्टीज आप एसिड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि जब एसिड किसी मेटल के टुकड़े से रिएक्ट करेगा, मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, जब एक्टिव मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी, और वही एसिड जब किसी मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। आइए इस टॉपिक पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब, पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं, प्रेसिपिटेट क्या है। देखो भाई, वाटर में सारी चीजें तो घुलती नहीं है, तो ऐसी सारी चीजें जो वाटर में नहीं घुलती हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऐसी सभी चीजें जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है, और ऐसे सारे रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए कुछ रिएक्शन के थ्रू हम इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि लीड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो हमें लीड आयोडाइड का येलो पीपीटी मिलता है। याद रखिएगा, लीड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के बजाय लीड नाइट्रेट के व्हाइट पाउडर को भी आप यूज कर सकते हैं। लीड नाइट्रेट का व्हाइट पाउडर जब पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स किया जाएगा तो आपको लीड आयोडाइड का एक येलो पीपीटी मिलेगा। इसमें आप देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी ये एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लीड आयोडीन से रिएक्शन कर ले रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट से रिएक्शन।
आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो लीड के साथ जो यहाँ पे नेगेटिव आयंस हैं वो उधर जाके पोटेशियम से जुड़ जा रहे हैं और इसके जो नेगेटिव आयंस हैं वो लीड से जुड़ जा रहे हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो सकता है, साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इस वाले मतलब एग्जांपल में आप देखिए बेरियम क्लोराइड में हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें मिला रहे हैं। When few drops of sulfuric acids are added to barium chloride solution, we will get a white precipitate of barium sulfate. जब हम इसके कुछ ड्रॉप्स को इसमें मिलाएंगे तो हमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। कुछ और समझिए आप, अगर आपके पास H2SO4 अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में किसी भी मेटल के सल्फेट से यहां रिएक्शन कराइए, बशर्ते वो वाटर में सॉल्युबल हो। और नीचे आइए, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये खुद एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसीलिए हमने इसको यहां पे लिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, इसको थोड़ी सी देर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में उसके डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ लिए कि डेली लाइफ में कहां-कहां केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो हमें पता चला कि वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल कॉम्बिनेशन को जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूलाज के फॉर्म में जब उसको लिख देते हैं तो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और इसको कैसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बस इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर। ध्यान दीजिएगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे if we add few drops of lemon juice to aqueous solution of potassium permanganate, its purple color disappears. अगर पोटेशियम परमैंगनेट के aqueous solution में हम लेमन जूस की कुछ ड्रॉप्स मिलाएं या किसी भी साइट्रिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स मिलाएं तो उसका जो पर्पल कलर रहता है वो डिसअपीयर। याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिफाइड सॉल्यूशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, कौन सी गैस पास करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वहां उसका ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। मतलब कि when sulfur dioxide gas is passed through the acidified solution of potassium dichromate, its orange color turns to green। ये रहा, यही दो चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा। इस टॉपिक में हम लोग, इस मॉड्यूल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले मॉड्यूल में हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और रेंसिडिटी और कोरोजन के लिए। पहले चैप्टर में हम दो मॉड्यूल में इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे मॉड्यूल में हम लेके आएंगे PYQ, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप मेरे वीडियोस में टॉपिक्स को समझ पा रहे हैं। आपके दिए गए फीडबैक हमको हिम्मत देंगे कि हम आगे कितने और लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों की जिद पे ये लेक्चर्स बन रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो बेशक हम आपके लिए बेहतर सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आप अपने एग्जाम्स को लेकर के जो आपका एक डर बना हुआ है साइंस को लेकर के स्पेशली, वो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि वो डर से आप बाहर निकले और अपने एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर करें। आइए और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर को लेकर के। चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं, एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। अपने नाम से ही क्लियर है, थर्मल मतलब हीट, जहां पे थर्मल इन मतलब हीट एब्जॉर्ब, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक, और जहां पे हीट रिलीज होती है वो होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक जहां रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट क्या होती है या एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। आइए कुछ इनके एग्जांपल्स लेते हैं। हम आप ध्यान दीजिएगा, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस दैट कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो एंडोथर्मिक से ही हो सकते हैं। अब बात यहां बचती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस किस तरीके से एनर्जी दी जाती है।
याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए 3 तरीके से एनर्जी को दिया जा सकता है, हीट, लाइट, लाइट मीन सनलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट को हम कहेंगे थर्मोलिसिस, लाइट को कहेंगे फोटोलिसिस, और इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये आप उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो कहीं भी जैसे प्रोसेस ऑफ थर्मोलिसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमेशा एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहां पे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस प्रोसेस को भी कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। आइए इस प्रोसेस को थोड़ा जान लें। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल करके किसके साथ, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, सनलाइट में। याद रखिएगा, इसमें पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये बना देता है C6H12O6 और यहां से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये जो C6H12O6 है ये होता है ग्लूकोज। ये क्या होता है, ग्लूकोज। ये स्टार्च के फॉर्म में पेड़ों में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एटीपी और एटीपी के फॉर्म में सेव होती है, ये आपने बायो में पढ़ा होगा। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। आइए और आगे चलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन और इवापोरेशन, ये सभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं। याद रखिएगा, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हमें एक्सटर्नल हीट मिल रही है, और अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है मतलब हम हीट को रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे रिएक्शन है ये बिना हीट के नहीं हो सकते। इनको कंप्लीट होने के लिए हमें एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते जैसे कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, यहां से एनर्जी रिलीज होती है। यहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये आपके एंडोथर्मिक एग्जांपल्स हैं, और कंडेंसेशन, फ्रीजिंग ये आपके एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भूलिएगा मत। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बकायदे इसका एमसीक्यू में इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हम इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल की। याद रखिएगा, बर्निंग ऑफ कोल की बजाय आप कंबशन ले लीजिए, किसी भी चीज का कंबशन, कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ सीएनजी, कंबशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कंबशन होगा वो आएगा एक्सोथर्मिक के दायरे में। उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, ये चीजें बनती हैं। और जनरली आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाइए, प्रोडक्ट के रूप में आपको यही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, तो ये रहा आपका बर्निंग। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, आपको एकदम स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया जाता है कि भैया एसिड को डाइल्यूट करते वक्त बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि वहां एक्सप्लोजन होगा, हीट रिलीज होगी तो आप जल भी सकते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, हम सब जानते हैं क्विक लाइम मतलब चूना। तो जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि स्लैक लाइम बनता है, मतलब चूने का पानी जिसको व्हाइट वॉशिंग के पर्पस में यूज करते हैं, और यहां से रिलीज होती है ढेर सारी हीट। आगे बढ़ो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का ठीक उल्टा। फोटोसिंथेसिस का ठीक उल्टा, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और यहां से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एक शब्द यहां पे मैंने लिखा हुआ है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन आयरन बेंडिंग के पर्पस में यूज होता है, जब कोई चीज कहीं से क्रैक हो जाती है तो उसको बेंडिंग करने में। इसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो ये वहां रिप्लेस कर देता है आयरन को और अपनी खुद की ऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में और ढेर सारी मात्रा में हीट रिलीज होती है। आगे कंडेंसेशन और फ्रीजिंग मैंने बता ही दिया है। जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि इस मॉड्यूल में मैं आपसे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करूंगा, जैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगले मॉड्यूल में हम आपके साथ मिलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जिसमें हम आपको बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन भी सिखाएंगे
इस मॉड्यूल में बस इतना ही। ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा। शुरुआत में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, लेकिन बाद के कॉन्फिडेंस से आपको टॉपिक्स ज्यादा समझ में आए होंगे। आपके रिव्यूज और आपके फीडबैक्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि हम आगे वीडियोस बनाएं या फिर ना बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।